नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय हाय गुरजीत गुरजीत हाय भाई। भाई। गुरजीत भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी और ईश्वर की दया को स्वीकार करते हुए अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन आप सभी के साथ अपने इस फलित के साथ और 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसे अनुज भाई ने बताया, मेरा होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली। ये मेरा फिजिकल होम ग्रुप है और मेरा जो ऑनलाइन होम ग्रुप है वो है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। और मेरे स्पॉन्सर हैं जिनके साथ मैंने इन 12 कदमों का अध्ययन किया और इनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। सबसे पहले अनुज भाई और हेल्पिंग हैंड ग्रुप भाविन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज सेवा का मौका दिया। और आज यहाँ जो विषय है कि मैं अपनी जो संयमता है, जो अपनी सोब्राइटी है, उसको बरकरार कैसे रख सकता हूँ। तो मेंटेनेंस ऑफ हाउ कैन आई मेंटेन माय सोब्राइटी। तो इससे पहले मेरे लिए जरूरी है कि मुझे कुछ थोड़ा सा बताना जरूरी है कि मैं क्या था और मैं यहाँ पहुंचा कैसे। तो सोब्राइटी वर्ड तो मेरी जिंदगी में बहुत देर बाद आया, लेकिन उससे पहले मेरा शराबी जीवन करीबन 25-27 साल का था कि मैं बहुत छोटी उम्र में अपना कॉलेज में ही था। मैं जब मैं शराब के साथ मेरा आमना सामना हुआ, एक बियर में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीने से स्टार्ट किया और वहां से मेरी शुरुआत हुई। मेरे फादर एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे और मेरे घर में बहुत शराब के कारण बहुत कुछ हुआ करता था। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अपने ट्रंक लॉग को। तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी शराब को लेकर। रोज के कलेश, रोज की जद्दोजहद, वो मेरे माता जी का रोना। हम दो भाई थे, मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा। तो हम दोनों का वो कुंठित जीवन, हर समय लोगों के ताने सहना और हर समय डर में रहना कि पिताजी पता नहीं किस हालात में आएंगे। और कई बार ऐसा भी होता था वो गिरते पड़ते आते थे, उनको उठा के रखना, उनकी बोतल छुपा के रखना। तो ये सब चीजों के बीच बचपन से ही चला आ रहा था और मुझे शराब से बहुत नफरत थी और पता नहीं लेकिन कैसे कब डेस्टिनी वुड हैव इट, मेरा शराब के साथ आमना सामना हो गया। तो लेकिन मेरे मन में एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग थी कि मेरे फादर को शराब पीनी नहीं आती, वो नशे के लिए पीते हैं, मैं तो एंजॉय करने के लिए पीता हूँ। वो एंजॉयमेंट कब आगे बढ़ती गई आज पता चलता है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। और मेरे फादर की डेथ लीवर सिरोसिस के कारण होगी। और उसके बाद मेरी शराब और बढ़नी शुरू हो गई, शायद वो फ्लड गेट, वो डर, वो आंखों की शर्म, वो सब खत्म होनी शुरू होगी। और इसी बीच पता नहीं मेरे ही इस नशों के साय में मेरा ब्रदर कब ड्रग्स एडिक्ट की एडिक्शन में आ गए। और उसका उसका भी इस तरफ ज्यादा लगन हो गया और वो बहुत स्पीड से इस तरफ बढ़ते गए मेरा ब्रदर भी। और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सका क्योंकि मैं अपने अपनी धुन में था, मैं अपनी अय्याशियों में लगा हुआ था। और फादर की डेथ के 4 साल बाद ही मेरे ब्रदर की करीबन 20-21 साल की उम्र में उसकी भी अकस्मात मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे इस चीज से शायद कि पता नहीं नशे का आलम ही ऐसा था। वो कहते हैं ना, डॉक्टर सेल्फर्ट लिखते हैं कि इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज सच alluring दैट वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे चलता रहा और जीवन आगे बढ़ता रहा। नशा जिंदगी में और नशे लाता रहा और सेकेंडरी एडिक्शन आती रही और कैरेक्टर डिफेक्ट्स बढ़ते गए। और आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसमें करियर भी सेक्रीफाइस हो गया। उसमें मेरी आगे जो एम्बिशंस थी, जो जिंदगी में बहुत ज्यादा थी, मेरे फादर को मेरे से बहुत उम्मीदें थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना देखना चाहते थे, तो सब धूमिल हो गई। पता ही नहीं चला मेरी अय्याशी में सब कुछ कैसे खो गया। और फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद एक बेटी भी हो गई। लेकिन मेरी प्रोग्रेशन बढ़ती गई और लास्ट में हालात ये आ गए थे कि मैं इस कंडीशन में पहुंच चुका था कि मुझे मैं चोरी कर सकता था, मैं भीख मांग सकता था, और मैं किसी से उधार मांग सकता था। लेकिन मुझे शराब चाहिए, तो मुझे मुझे शराब चाहिए थी, मुझे किसी भी तरीके से शराब चाहिए थी, मुझे कैसे भी शराब चाहिए थी। तो मुझे मेरी मेरी प्रोग्रेशन बढ़ती जा रही थी और फिर हालात ऐसे आ गए थे 2018-19 तक पहुंचते पहुंचते कि मैं मरने की कगार पे आ चुका था। बड़ी बार दवाइयां भी ली, बड़ी बार मॉरल सुएशन भी हुई, बड़ी बार पंडित, गुरुद्वारे और मस्जिदों पे मत्थे भी टेके। लेकिन शायद एक प्रण लेता था कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा और अब से थोड़ी देर बाद नहीं पीऊंगा, पर वो कभी कायम नहीं रह पाया। और फिर हालात ऐसे आ गए तो एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे मदर कहते कि मैंने दो गवा दिए हैं, तेरे फादर बहुत छोटी उम्र में चले गए, तेरा ब्रदर अभी जवानी के दलील पे पैर रखा था तो चला गया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जहर ले आते हैं और दोनों पी लेते हैं।
काम खत्म करते हैं। मेरी वाइफ शादी को काफी देर हो गई थी, लेकिन मैंने आज तक कभी उसको कोई कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई इमोशनल सिक्योरिटी, किसी तरह के उसके डिजायर्स कुछ भी पूरे नहीं किए थे। और हमेशा कुंठा में रखा, हमेशा डिप्राइबल में रखा, हमेशा उनको उनको तंग ही किया। तो वो भी कहने लग गए थे कि मुझे कि हम एक घर में रहते हैं, लेकिन मैं एक विधवा की तरह जिंदगी जी रही हूँ। आप जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे हालात हो गए थे। ये सब सोच के, सुन के एक बार शर्म भी आती थी, एक बार अपने आप पे गुस्सा भी आता था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था, मैं अपनी बीमारी के आगे इतना बेबस था। मेरी बच्ची मुझे कहती होती थी, पापा मेरे पास ना आइए, आप स्टिंग करते हैं, आपसे आपसे स्मेल आती है, आपसे बहुत बुरी स्मेल आती है। और मेरे फ्रेंड्स जब आते हैं तो आप अजीब हरकतें करते हो। तो घर में यही पागलों की तरह कभी भी कहीं भी पेशाब कर देना, कहीं भी गिरे पड़े रहना। तो ये हालात हो गए थे जब मुझे अचानक एक दिन सत्यमेव जयते का प्रोग्राम मैंने देखा यूट्यूब पे। और वो देख के मुझे कुछ पता चला कि मेरे जैसे और लोग भी हैं। पहले मैं सोचता था सिर्फ मैं ही इस तरह का हूँ, तो पता चला कि मेरे जैसे और लोग भी हैं और ये ठीक हुए हैं। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ एल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं इन मीटिंग्स में आना शुरू हुआ। शुरू में बेईमानी दिखाई, लेकिन फिर आना शुरू हुआ तो यहाँ मीटिंग्स में आया। तो यहाँ मुझे एक ही जवाब मिलता था कि कीप कमिंग बैक। तो शराब तो हट गई थी, एक एक दिन करके कुछ कुछ ठीक होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर मैं उनको बताता था, किसी को अगर मैं फोन करके बताता था या किसी को बताता था कि मेरा जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मेरी मेरी सेकेंडरी एडिक्शन है, मुझे 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 डर लगता है, मुझे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता था, कीप कमिंग बैक। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये क्या है कीप कमिंग बैक। आ तो रहा हूँ, लेकिन एक शराब छूटी है, कुछ हो नहीं रहा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो आ तो रहा हूँ मैं, कीप कमिंग बैक तो आ रहा हूँ, नो डाउट ये जरूरी है, ये स्लोगन जरूरी है, कीप कमिंग बैक। मुझे आते रहना है। मैं आज भी कुछ 4.5 साल के करीब हो गए हैं, तो मैं रोज आता हूँ। तो शायद ही कोई दिन होगा जब मैंने मीटिंग मिस की होगी, शायद ही कोई ऐसा पल हुआ होगा कि जब मैं इन दोनों में ए से दूर हुआ हूँगा। लेकिन ये जो स्लोगन था कीप कमिंग बैक, तो शायद कुछ देर के लिए मेरे लिए काम करता था। मैं उस मीटिंग में आ जाता था और वो मीटिंग से निकलते ही फिर वो डर, फिर वो झूठ बोलने की बीमारी, फिर वो सेल्फ पिटी, वो आत्मदया की फीलिंग, फिर वो लोगों से नजरें छुपाना, फिर वो जो कर्जदारे हैं उनसे भागना, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल, वो लस्ट, वो ग्रीड, वो इनकंसिडरेट बिहेवियर, वो हर तरह की, वो घर में रह के भी वाइफ का वो सामना ना कर पाना, बच्चे का सामना ना कर पाना। और एक माँ थी, माँ मेरे पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सड़क पर निकलता था तो मुझे ऐसे डर लगता था कि अभी कुछ हो जाएगा। वो डर, वो रिजेंटमेंट कि हाय मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ है, मेरे साथ इसने बुरा किया, मेरे इन लॉज ने बुरा किया, ये सब नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मुझे यही जवाब मिलता था, कीप कमिंग बैक। भाई नहीं बन रहा था मेरा काम कीप कमिंग बैक से। समबडी सेड, किसी ओल्ड टाइमर से बात की, तुम गुरजीत 90 दिन 90 मीटिंग्स लगाओ और तुम्हारा सब काम हो जाएगा। भाई नहीं लग पाएंगी मुझसे 90 मीटिंग्स, नहीं मुझसे 90 दिन निकल पाएंगे। मेरा एक एक पल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई रास्ता बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। यहाँ कई लोग बात कर रहे हैं कि इन 12 कदमों का अध्ययन करके, इन 12 कदमों के साथ हम आज एक सुखी समाधानी जीवन जी रहे हैं। मैं कैसे जीऊं? मेरा जीवन ना सुखी है ना समाधानी है, वो हैप्पी जॉय फ्री, बहुत दूर की बातें। मैं ये कह देता था कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन वो सोब्राइटी, सोब्राइटी एक बहुत बहुत वाइड टर्म है। वो शराब से दूर होना, वो एब्सटिनेंस, वो एक छोटी सी बात है। सोब्राइटी एक बहुत बड़ी टर्म है। फिर मैं एल्कोहलिक्स अनोनिमस के इन रूम्स में आया। फिर मुझे यहाँ पे यही बातें मिली, कोई बात नहीं गुरजीत, आते रहो और और दूसरों को मैसेज देते रहो, ऐसे करते रहो। ऐसा करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर अंदर की जो कोताहल थी, मेरे अंदर की जो वो कुंठा थी, मेरे अंदर की वो जो पीड़ा थी, मेरे अंदर के वो जो डर थे, मेरे अंदर के वो जो रोष थे, मेरे अंदर के वो जो डिफेक्ट थे, वो कहीं नहीं निकल पा रहे थे। वो वहां के वहां बैठे हुए थे। सिर्फ मैं शराब नहीं पी रहा। फिर मुझे एक ही जवाब मिलता था, कीप कमिंग बैक। भाई नहीं बन रहा था मेरा काम, कीप कमिंग बैक से नहीं बन रहा था मेरा काम। और मुझे ऐसा हमेशा डरों में रहता था कि आज पी लूंगा, कल पी लूंगा, अभी पी लूंगा, थोड़ी देर बाद पी लूंगा, नहीं पीऊंगा तो वैसे मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, मुझे पुलिस में दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब चीजें मुझे घेरे घेर घेर के चल रही। तो देन ईश्वर ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी, ईश्वर की दया तो हमेशा थी। मैंने वो जो दया ईश्वर ने की थी उसको स्वीकार करते हुए मैंने स्पॉन्सर लिए। अब एक स्पॉन्सर लिए तो मैं बहुत खुश हो गया कि लोग कहते थे स्पॉन्सर लेने के बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, वो स्पॉन्सर आपको गाइड करते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही स्पॉन्सर लिए, उनकी एक शेयरिंग सुनी मैंने किसी मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में ही। तो मैंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनसे पूछा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। तुम्हें सुबह उठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुम्हें
मीटिंग लगानी पड़ेगी, तुम्हें बिग बुक है एक, तो उसके 5 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें उसके बाद 4-5 लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम मुझे रात को बात करना मुझसे। तो तुम्हें कुछ दिन यही करना पड़ेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली। तो कीप कमिंग बैक के अलावा भी मुझे कुछ मिलने वाला है। तो वहाँ हाउ इट वर्क्स पढ़ते होते थे, जैसे अभी पढ़ रहे थे, इस मीटिंग में भी पढ़ा जा रहा था कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, तो यू वुड बी रेडी टू गो टू एनी लेंथ। तो मैं उस हर लेंथ के लिए, मैं उस हर सीमा पे जाने के लिए तैयार था। मुझे वो चाहिए था जो आप लोगों के पास था, जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा था। कुछ दिन हो गए थे मुझे मुझे शराब से दूर हुए हुए, लेकिन मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था। तो उस स्पॉन्सर जिनसे मैंने स्पॉन्सरशिप की बात की, तो मुझे ऐसे ही 15 दिन लटकाते रहे, कोई बात नहीं, तुम कहते हैं महीना पूरा करो, महीना यही करते रहो। मैं बहुत एक्साइटमेंट में था, लेकिन मेरा झूठ बोलने की आदत, मेरा वो टबैको, मेरी वो सिगरेट स्मोकिंग, मेरे वो नॉन वेज वगैरह, वो सब कुछ वैसे ही चल रहा था। तो मैं उनको बताता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं, अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप। भाई कैसे अपने आप छूट जाएंगे? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे किताब पढ़ाइए, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो कहते कोई बात नहीं बाप, तुम 1 महीना पूरा कर लो, फिर तुम्हें शुरू कराता हूँ। चलो, मैंने बहुत एक्साइटमेंट से, मेरा 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने उनसे फोन किया कि प्लीज मुझे अब बताइए कि मुझे क्या करना है। कहते अभी 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 और टाइम लगेगा तुम्हें, अभी तुम्हें और सुदृढ़ होना है, अभी 15-20 दिन और मीटिंग्स लगाओ, अभी और कुछ करो। तो मैं उस दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि ऐसे नहीं चलेगा भगवान, ऐसे मैं मर जाऊंगा, या मैं डरों से मर जाऊंगा। शराब से तो शायद बच गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ और बीमारी निकल आएगी, या मुझे कुछ हार्ट अटैक हो जाएगा, या मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिस कारण से मैं आत्महत्या ना कर लूं। तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। तो फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं बहुत रोया, और वहीं से मुझे गाइडेंस आई, प्लीज चेंज योर स्पॉन्सर। तो मैंने एक ओल्ड टाइमर, जिन्होंने, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर है, अनिल जी फ्रॉम चंडीगढ़, तो मैं उनको कॉल किया, मैं कहा सर वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर? तो ही सेड ओके, क्या तुमने स्पॉन्सरशिप का, वो स्पॉन्सरशिप का वो पढ़ा है, पैम्पलेट पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ा है। तो वो कहते ओके, आई वुड गो अलॉन्ग। तो उन्होंने मुझे किताब पढ़ानी शुरू की। तो जब मैं किताब पढ़नी शुरू की तो मुझे क्लियरली समझ आया कि यस, अब मैं वो जिंदगी में पा सकता हूँ जो आप लोगों ने पाया है। मैंने वो कहानियां पढ़नी शुरू की। वहां मैं कीप कमिंग बैक से आगे आया। मुझे पता चला कि ये जो शराब छोड़ना है, ये एक पहला फल मिला है मुझे इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में। मुझे अगर अपनी संयमता बरकरार रखनी है तो मुझे आगे, मुझे मुझे ईश्वर के साथ, वो जो ईश्वर की ग्रेस मुझ पे आनी शुरू हुई है। अल्टीमेट जो ए का प्रोग्राम है वो स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम है, और कुछ है ही नहीं, आध्यात्मिकता का प्रोग्राम है। मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो विकार है उनसे मुझे राहत पानी पड़ेगी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपनी अपनी हतबलता स्वीकार कर ली थी। अब मेरे अंदर बहुत सी अनमैनेजेबिलिटीज थी। मेरे पर्सनल रिलेशन पूरी तरह से खराब हुए हुए थे। मैं भावनात्मक तौर पे बिल्कुल ही इनबैलेंस था, मुझे कुछ नहीं पता चलता था कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। यही चीजें तो मुझे पहले शराब की तरफ लेके जाती। फिर मैं हमेशा मैं मिजरी में रहता था, मैं हमेशा डिप्रेस टेंस रहता होता था। मैं अपनी जिंदगी नहीं चला पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू मेक माई लिविंग। मैं जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, या पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो बेईमानी, झूठ बोलना ही आता था। मुझे इसके अलावा कुछ मैंने जिंदगी में सीखा ही नहीं था। मैं बिल्कुल नाखुश था। मेरे अंदर बिल्कुल यूजलेसनेस की फीलिंग थी, मैं डरों से घिरा हुआ था। मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा था, तो मैं किसी की मदद क्या करूं? तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को पहचाना, उनको देखा, उस मिरर की तरफ देखा, तो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि शायद अगर मैं इनके ऊपर काम करूंगा तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू होगी। तो ऐसा होना भी शुरू हुआ। मैंने मैंने आई स्टार्टेड बिलीविंग इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। ईश्वर को तो मानता था, ईश्वर की माननी शुरू की। आई बिकेम विलिंग टू बिलीव। मेरे अंदर इच्छुकता जागी कि मैं विश्वास करूं कि कोई शक्ति, ये मेरा पागलपन, ये मेरे दिमाग का जो सनक है, ये मेरे डर हैं, ये जो मेरी घृणा की भावना है, जो मेरे रोष हैं, जो मेरे सेक्सुअल मिसकंडक्ट हैं, जो मेरी इनकंसिडरेट बिहेवियर है, इन सबको दूर करेंगे। फिर मैंने वो फैसला लिया कि मैं अपनी जिंदगी और अपनी इच्छा अपने समझ के ईश्वर के हवाले करता हूँ। तो ऐसा जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई जो चीज, वो जो कीप कमिंग बैक, वो जो 90 डेज 90 मीटिंग, उससे आगे निकल आ रहा है। क्योंकि शायद ये स्लोगन इनिशियली, ये वन डे एट अ टाइम, ये फॉल्ट का कार्यक्रम, ये काम कर रहा था, ये करेगा, ये शायद नो नो डाउट कि कीप कमिंग बैक मुझे सारी जिंदगी फॉलो करना है। लेकिन क्या यही एक प्रोग्राम है? यही चाहिए मुझे वो सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए? तो शायद इसका जवाब होगा कि नहीं, आगे भी है, कार्यक्रम आगे भी है। तो मैं तीसरे कदम के बाद इमीडिएटली मुझे एक्शन में आना था। मुझे अपनी वो इन्वेंट्री लिखी जब मैंने,
तो वहां मुझे पता चला कि यार सारी दुनिया को मैं गलत कहता था। भाई गुरजीत बेचारा, गुरजीत के साथ उसकी वाइफ ने बुरा किया, गुरजीत के साथ उसके पिताजी बुरा करके गए, गुरजीत के साथ समाज ने बुरा किया, गुरजीत के साथ इन लॉज ने बुरा किया, गुरजीत के साथ मोहल्ले वालों ने, उसके दोस्तों ने, सबने छोड़ दिया। फिर गुरजीत ने ये देखा कि क्या सभी पागल हैं यार, सभी ऐसे हैं? नहीं, गुरजीत में भी तो गलतियां होंगी। गुरजीत ने भी तो वो रिजेंटमेंट्स जो पाल के रखी हुई हैं, वो किसी कारण से ही होंगी। जो दूसरों ने उसको दुत्कारा, तो कहीं ना कहीं उसने ही ऐसा कुछ कुक किया होगा जो उसको सर्व किया गया। तो जब मैंने अपनी अपनी मिस्टेक देखी, अपने उन डिफेक्ट्स को सामने लाया, हाँ, ये खाली रिजेंटमेंट्स की लिस्ट बनाने से, ये रिजेंटमेंट्स देखने से, इसके कॉजेज, अपनी मिस्टेक्स पता लगाने से इससे भी कुछ नहीं होने वाला था। इसके लिए मुझे आगे जाके उनसे भूल सुधार करना भी जरूरी था। जिनको मैंने दुख दिया, जिनको मैंने हर्ट किया इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जैसे भी हर्ट किया, उनसे मुझे भूल सुधार करनी थी, उनसे माफी मांगनी थी। या जिनको मुझे लगता था कि जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, उनको दिल से माफ करना था। चलो वो आगे की बात थी। तो ये हाउस क्लीनिंग के बगैर मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन नहीं कर सकता। तो वो जो अगर मैं टू स्टेपिंग करता रहता, गुरजीत कीप कमिंग बैक, मीटिंग में आता रहता गुरजीत, और किसी नए मेंबर को मैसेज देता रहता, तो गुरजीत वही ड्राई रन स्टेज में रहता। मैंने बहुत से ऐसे ओल्ड टाइमर्स भी देखे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको संयमता को, तो जिनकी सोब्राइटी को, कई कई साल हो गए हैं, कई दशक हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो जो वो जो गालियां निकालनी, वो जो बेईमानी, वो जो रिजेंटफुल बिहेवियर, वो जो गुस्सा करना, वो जो उल्टी सीधी, वो जो लस्ट की बातें करना, वो अभी भी वहीं बैठी हुई है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन सिंपली ये हो सकता है कि हमने वो हाउस क्लीनिंग वाला काम है वो नहीं किया। तो मुझे अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए मुझे वो हाउस क्लीनिंग करना जरूरी था। मुझे अपने अंतर्मन की सफाई करनी जरूरी थी। वो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ईश्वर के आने का मुझे एहसास हुआ, ईश्वर आए, मैंने देखा, लेकिन मेरे अंदर इतने कोताहल थे कि उनके आने की अनुभूति पता ही नहीं कहाँ खो गई। तो मुझे वो कोताहल खत्म करने थे। तो मैंने चौथे कदम जब लिखा, तो अपने मिसकंडक्ट लिखे, अपनी वो सारी चीजें लिखी, अपनी अपनी फियर्स लिखे, अपने डर लिखे, अपने हार्म डन लिखे, अपने जो फाइनेंशियल मिस्टेक, जो फाइनेंशियल इन्वेंटरी थी, उसको लिखा। तो वो लिख के मुझे पता चला, गुरजीत से मिलने का मौका मिला, और गुरजीत को एक एक अनुभूति हुई कि शायद तेरा कुछ बन सकता है। तो शायद वो जो कहते हैं कि शराब छूटना वो पहला गिफ्ट है सोब्राइटी का, उससे आगे बढ़ सकता है। फिर पांचवें कदम में मुझे एक चीज याद रखनी है, एक चीज क्लियर है कि मैं अपनी सोब्राइटी को किसी किसी कीमत में मेंटेन नहीं कर सकता, उसको बरकरार नहीं रख सकता, अगर मैंने इन्वेंट्री सच्चे दिल से, निडर होके और खोजपूर्ण तरीके से नहीं लिखी। अगर मैंने इनवेरेबली कुछ भी अपनी इन्वेंट्री में अगर छुपाया है, तो ये पूरी संभावना, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा हुआ है, इफ आई ट्राई टू हाइड एनी इंफॉर्मेशन, हाइड एनीथिंग इन माई इन्वेंट्री, आई एम बाउंड टू ड्रिंक। मैं पीऊंगा ही पीऊंगा, ये हर हालात में पीऊंगा, क्योंकि वो जो चीज है जो मैंने छुपा के रखी है, वो कहीं ना कहीं मुझे खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, और वो दिन दूर नहीं कि जब मैं वो शराब की तरफ कभी भी बढ़ जाऊंगा। तो जब भी मैं अपनी इन्वेंट्री लिखता हूँ, तो मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है, और मैंने रखी भी, कि मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी कोना, चाहे वो कितना भी काला हो, वो जितना भी गंदा हो, वो जितना भी घृणा वाला हो, जितना भी नफरत वाला हो, जितना भी काला हो, मैंने उसको नहीं छुपाया, उसको मैंने कागज पे लिखा। अब उससे आगे, अब आगे क्या है? अब पांचवें कदम करना जरूरी है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाता कि हाँ भाई तुझी, तूने मान लिया कि तूने इन इन लोगों के साथ गलत किया, इन इन चीजों से तुझे डर है, ये अब ठीक हो सकता है, तो इसके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, तूने मान तो लिया, तूने ईश्वर के सामने स्वीकार तो कर लिया, तो अब तो कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की। तो मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन देता रहता हूँ, बहुत जगह पे मैं अपने आप को ठीक बताता रहता हूँ, और मैं पांचवा कदम नहीं करता। मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन नहीं रख, मेरी सोब्राइटी हर समय खतरे में रहेगी। मैं कभी भी शराब पी लूंगा, क्योंकि वो गिल्ट अभी भी मेरे मन में है। वो कहते होते हैं ना, कि वो एक कहावत है ना, लेडीज के पेट में दर्द होने लग जाता है जब तक वो बात, अगर जो उनको पता है ना, वो किसी और को बता ना दें, तो तब तक उनके पेट में दर्द होता रहता है। तो यही हाल मेरा एक शराबी का है, कि जब तक वो मैं जो भी अपनी इन्वेंट्री लिखी है, वो मैं जब तक अपने स्पॉन्सर से साझा नहीं कर लेता, तब तक शायद वो चीजें मुझे तंग करती रहेंगी। और जब मैंने ऐसा किया, तो मुझे एक सुंदर अनुभूति हुई। वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो जो आध्यात्मिक अनुभव है, उसकी शुरुआत पांचवें कदम से होती है। तो वो मुझे होनी शुरू हुई। मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज तो आगे बढ़ रहा है, एक स्पिरिचुअल राह पे आगे बढ़ रहा है। और वो करते करते मैंने बहुत सारे डिफेक्ट निकाले। छठा सातवां कदम जो मेरा है, कि जो मैं आई बिकेम एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल माय डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। तो गुरजीत, तूने निकाल तो दिए, तूने, तेरे को पता चल गया, तू
झूठा है, तू लालची है, तू मक्कार है, तू लापरवाह है, तू काम वासना से लिप्त है, तू तू बेईमान है, तू मतलबी है। तो ये सब कुछ पता तो चल गया है, पर उन्हें इसका किया क्या? तुझे अपना रोग पता लग गए, तुझे यहाँ रोग है, तुझे यहाँ फोड़िया है, तुझे यहाँ पिंसी है, तुझे यहाँ यहाँ ट्यूमर है, तुझे ये है, पर आर यू डूइंग समथिंग फॉर दैट? तो अगर तुम कुछ कार्य ही नहीं कर रहे, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो 7वें कदम की प्रार्थना है कि माय क्रिएटर नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी गुड एंड बैड, I request you to remove all the defects from my character that stand in the way of my usefulness to you and my fellows. अगर मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझसे ये सब कुछ ले लो, और मैं उनको हटाने की कोई चेष्टा नहीं करता। अभी अभी कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे 10वां कदम लिख के भेजते हैं, वो यहाँ लिखते हैं कि मैंने आज स्मोकिंग की, और मैंने आज टोबैको खाया, और मैंने मैंने ये किया, और फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, और मैंने एक फलानी संस्था की मीटिंग लगा ली, और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। व्हाट इज दिस? अगर मैं ऐसे ही शराब छोड़ने की अकेली प्रार्थना करता रहता, बोतल ला के सामने रख के, उसे पीता, तो क्या मैं शराब छोड़ पाता? नहीं। मुझे यही छठे सातवें कदम में करना है। छठा सातवां कदम एक बहुत छोटा सा बिग बुक में 76 पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन बिल डब्ल्यू को ये पता था कि ये बहुत बड़ी चीज है, तो उन्होंने करीबन 25-27 पेज उसके 12 एंड 12 में लिखे कि कितनी बड़ी चीज है, और ये छठे सातवें कदम की प्रैक्टिस मुझे सारी जिंदगी करनी है। मुझे जाके 10वें कदम में अपनी हर रोज इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और यही मैं करता हूँ। तो छठे सातवें कदम में मुझे अपने डिफेक्ट को रिमूव करना है, और इसको मुझे सारी जिंदगी करना चाहता, अगर मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन रखना चाहता हूँ। फिर मैंने वो जो रिजेंटमेंट्स थी मेरे, वो जो डर थे जिनके मैंने नुकसान पहुंचाया था, या जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया था, अभी वो लोग तो मेरे अंदर ही थे। अगर मैं उनको फेस ना कर पाता, अगर देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे किसी रिश्तेदार से रोष कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो जब कभी मैं उसको मिलूंगा, तो वो रोष तो फिर से आ जाएगा। चाहे मैंने लिख दिया जी, मैंने बातों बातों में लिख दिया, एक ख्यालों में उसको माफ कर दिया, पर क्या वो हो पाया? नहीं हो पाएगा। जब तक मैं 8वें कदम में जाके उस लिस्ट में, जो मैंने लिस्ट बनाई है, और 9वें कदम में जाके मैं उनसे डायरेक्ट कमेंट नहीं करता, तब तक मेरी सोब्राइटी सुदृढ़ नहीं हो सकती, मेरी हाउस क्लीनिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं हो सकती। तो मैंने ऐसा किया, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एक 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 असाधारण अनुभूति हुई। मुझे मुझे ऐसे लगा कि वाकई गुरजीत, शराब तो गई गई यार, ईश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। वो जहां जहां तुझे धिक्कारा जाता था, जहां तुझे एक कुत्ते से भी बदतर समझा जाता था, तो वहां जब मैं अपने इन लॉज की बात ही करूं, तो वहां मुझे ये जवाब मिला कि हमें आज एक जवाई नहीं, हमें एक बेटा मिल गया है। वो जो इन लॉज मुझे कहते थे तुझे जेल कराएंगे, तुझे तुझे तेरे तेरे परिवार समेत तुझ पे केस करेंगे, तेरा ये हाल करेंगे, तेरा वो हाल करेंगे, वो मुझे ये कह रहे हैं। क्या चाहिए मुझे? कैसे ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि गुरजीत, यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। दिस इज हाउ आई कैन मेंटेन माई सोब्राइटी। जब तक मैं हाउस क्लीनिंग नहीं करूंगा, मेरी सोब्राइटी मेंटेन किसी कीमत पे नहीं रह सकती। और जिसने, ये भी एक बुक में लिखा हुआ है, जिसने ये 9वां कदम नहीं किया, जिसने ये भूल सुधार के इस अहम अहम कदम को पीछे छोड़ा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा कि जब शराब पीना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो रोज खा जाएंगे, मुझे वो डर खा जाएंगे। तो मैंने उन डरों से पीछे हटते हुए, जिन लोगों से मुझे डर था, कोई कर्जदार है मेरा जिससे मुझे डर था, उससे मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस बात की कि मैं आपका कर्जा चुकाऊंगा। जिससे मुझे रोष था, जिसको मैंने हार्म पहुंचाया या उसने मुझे हार्म पहुंचाया, तो मैंने जाके उनसे बात की कि सॉरी, वट एवर हैपन, दैट हैपन बिकॉज ऑफ माई डिजीज। और अब मैं एक आध्यात्मिक राह पे हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे ये सिचुएशन अच्छी हो। मैंने अपने इन लॉज को बताया कि मैंने अपनी आपकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज की हैं, बहुत बुरे हालात किए हैं, लेकिन अब मैं एक अच्छे रास्ते पे हूँ। तो उन्होंने पहले ही कहा कि हाँ, हमें पता है कि तू अच्छे रास्ते पे है। और मैंने कहा कि ये आगे कभी नहीं होगा, और उसके बाद हुआ भी नहीं। ये बातें वर्बल नहीं होनी चाहिए। ये जो अमेंड्स होते हैं ना, ये दिल से होने चाहिए, ये वर्बल नहीं होने चाहिए। आज मैं अपनी वाइफ से अमेंड कर रहा हूँ, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, और कल को फिर मैं तेरी माँ की, तेरी बहन की करने लग जाता हूँ, और उससे गाली गलौज करने लग जाता हूँ, ऐसा कुछ करने लग जाता हूँ, अपने बच्चे को डोमिनेट करने लग जाता हूँ, अपने माँ को कहने लग जाता हूँ तुमने मुझे मेरे लिए किया है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। और इन लॉज को फिर से फोन करके कह रहा हूँ ले जाओ अपनी बेटी, ये वो। दिस इज अटर नॉनसेंस। ये अमेंड्स नहीं है। अमेंड्स का मतलब है कि दिल से निकली हुई आवाज, एक मन से निकली हुई आवाज कि ईश्वर, ये सब तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूँ, और मैं अब आपके साथ एक तन्मयता से, एक एक न्यूट्रलिटी में रहना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे से हुआ, गलत हुआ, मैं एक चेंजिंग फेज में हूँ, मैं एक रिकंस्ट्रक्शन फेज में हूँ। दिस इज हाउ आई कैन मेंटेन माई सोब्राइटी। तो यहाँ तक हुआ मेरा
वो जो हाउस क्लीनिंग वाला प्रोसेस था, वो जो मेरा बैगेज ऑफ पास्ट था, वो जो मेरा पुराना अतीत था, उसका सारा मलबा साफ हो गया और मैं एक क्लियर हार्टेड पर्सन हो गया। अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। अब मैं बिल्कुल तभी वो 9वें कदम के प्रोमिसेस पूरे होने शुरू होते हैं। वो पूरे तब होंगे, लास्ट में लिखा हुआ है, ये सब पूरे होंगे, कभी जल्दी या कभी देरी से ये सब पूरे होंगे अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो। अब क्या काम करना है मुझे इनके लिए? व्हाट वर्क। यहाँ तक अगर ऐसा ही होता तो 83 पेज के बाद, 83-84 पेज के बाद बिग बुक खत्म हो जाती, प्रोग्राम खत्म। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोग्राम यहाँ खत्म हो चुका है। एक तरह जो मुझे करना था, वो मैं पुराना काम जो पुराने जो मुझे मेरे मेरे वो जो गंद के ढेर थे उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। क्या अब मैं अपनी सोब्राइटी में ऐसी ही मेंटेन कर सकता हूँ कि बस मैं अब मीटिंग लगाऊं और आगे चलता रहूं? शायद नहीं। बड़ा वाइटल स्टेप उसके बाद आता है 10वां कदम, कंटिन्यू टू टेक अ पर्सनल इन्वेंटरी एंड वेयर वी वर रॉन्ग, प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। अब मुझे जो चीजें मैंने बहुत दिन लगाकर चौथे कदम से लेके 9वें कदम तक की, अब मुझे वो काम हर रोज करना। मुझे हर रोज देखना है अपनी अपने अपने पास से, अपनी उन चीजों को देखना है जो मैंने किया है। आई हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स। आई हैव टू सी कि क्या मैंने किया है, क्या मुझे हर रोज करना है। इन सब चीजों का मुझे ध्यान देना है और वो मैं करता हूँ। क्योंकि 10वें कदम में आके मैं वो जो बात की थी ना, वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से, वो मुझे 10वें कदम में मिली। वहां लिखा हुआ है कि मुझे अपने वो जो पुराने लॉरल्स हैं, वो पुरानी जो मेरी गाथाएं हैं, मैं अपना हाउस क्लीनिंग कर रहा हूँ, ये सब कुछ सफाई हो गया है, उस पर रेस्ट नहीं करना। अब मुझे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, अब मुझे एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, भाई अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो डाउट 10वें कदम में आके मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। मैं अब शराब से डरता नहीं हूँ, मैं शराब से लड़ता नहीं हूँ। मुझे पता है लव एंड टॉलरेंस इज द कोड। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अगर मैं छूट गया, अगर मैं लापरवाह हो गया, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना लोग, इसने तो स्टेप्स भी किए थे जी, इसने तो हाउस क्लीनिंग भी की थी, ये फिर से रिलैक्स हो गया। देयर कुड बी रीजन, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक दिन का शराबी हमेशा का शराबी है। ऑल बट वी हैव गॉट इज अ डेली रिप्रीव। मुझे जो मिली है वो एक दिन की राहत मिली है, कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन, जो मेरी आध्यात्मिक दशा पर निर्भर करती है। मुझे अब वो तीसरे से चौथे से 9वां कदम हर रोज करना है। तो अब मैं हर रोज 10वें कदम में मैं देखता हूँ, क्या मैं आज किसी से नाराज तो नहीं था? अगर हाँ, तो किसके साथ? इसके कारण क्या थे? मेरी गलती क्या थी? क्या मैं डर से ग्रस्त हुआ? अगर हाँ, तो क्यों? व्हाट वाज द रीजन? क्या मैं वासना का शिकार था? क्या मैंने खुद को या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाया? क्या मैं स्वार्थी, बेईमान, डरपोक, अहंकारी, आत्मदया से ग्रसित? क्या मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में था? क्या ये डिफेक्ट उभर के आए मेरे साथ? क्या मुझे एम आई रिपेंटिंग टुडे? क्या मुझे कोई रिमोर्स, कोई पछतावा हो रहा है? एम आई वरिड? क्या मैं आज चिंतित हूँ? मेरे मेरे रिश्ते कैसे हैं? क्या मैं घर पे, मैं बाहर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे रिश्ते कैसे हैं? ये तो हो गया कि सब कुछ बुरा या कुछ हुआ। मुझे अच्छा भी लिखना है, अच्छा भी देखना है मुझे। क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? क्या किसी के लिए मददगार हुआ? क्या अपनी फैमिली के लिए कुछ किया? किसी बाहर वाले के लिए कुछ किया? अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने ए मेंबर्स के लिए, किसी आउटसाइडर, किसी नीडी की मैंने हेल्प की जो मैं कर सकता था? अगर किया तो मुझे लिखना है। डिड आई प्रे टुडे? क्या आज मैंने प्रार्थना की? क्या आज मैं ध्यान में रहा? क्या मैंने आज कोई ए में कोई सर्विंग या कोई मीटिंग की? क्या मुझे किसी को माफ करना है या किसी से माफी मांगनी है? क्या अगर मुझे किसी से बात करना जरूरी था, क्या मैंने की या नहीं की? जो मेरे दोष उभर के आ जाए, क्या मैंने उसको हटाने के लिए आज कुछ किया? क्या मेरी जो सेकेंडरी एडिक्शंस हैं, मैं तंबाकू, सिगरेट या कोई स्लीपिंग पिल्स लेता था, क्या मैंने वो आज ली? अगर नहीं, तो मुझे ये आगे लिखना है। क्या मैंने आज पॉर्न देखा? आज मैंने मोबाइल पे कितना समय खर्च किया? क्या आज मैंने अपनी सेहत के लिए कुछ किया, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज का कुछ ऐसा किया? मेरी आज आर्थिक स्थिति कैसी है? डिड आई ओवरस्पेंड? क्या आज मैंने कंजूसी दिखाई? यू नो आई राइट दिस एवरी डे। मैं ये सब कुछ लिखता हूँ हर रोज। ये मेरे 10वें कदम का एक हिस्सा है। कुछ अगर लोग कहते हैं कि ये 10वां कदम हम मन में कर लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, मेरे लिए तो काम नहीं। मुझे 10वां कदम हर रोज लिखना है। अगर मुझे प्रोग्राम में बने रहना है तो मुझे वो 10वां कदम लिखना है, और मैं वो हर रोज अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या जवाब आता है क्या नहीं आता। मेरी तरफ से वो चला गया एंड होपफुली मुझे जवाब भी आ जाए। आगे मैं जिनके साथ काम करता हूँ वो मुझे लिख के भेजते हैं। देखो, दुनिया में बहुत से देयर आर एवरी टाइप ऑफ पीपल। कोई कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सोब्राइटी के लिए आपको मीटिंग में आते रहना है,
आपको दूसरे बंदे को मैसेज देते रहना है, होगा, लेकिन सॉरी मुझे ये तरीका नहीं आता, मुझे एक ही तरीका आता है जो मेरे स्पॉन्सर ने समझाया, वो था 12 कदम का अध्ययन और उनका अपने जीवन में उसको उसको पालन करना, उसको अपने जीवन में अपनाना, जो मैं करता आ रहा हूँ। और आगे भी मैं वही बताता हूँ कि क्या होता है कि आगे मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं, तो उनको भी मैं यही बताता हूँ क्योंकि मुझे तरीका ही यही आता है। तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेंटेन माय सोब्राइटी ऑन डेली बेसिस। आज मैं एक दिहाड़ीदार बनाऊं, आज मैं वन डे एट ए टाइम के उस पर्टिकुलर पथ पे पहुंचाऊं। आज मैं कह सकता हूँ गुड्डी, आज के दिन तो ठीक रहा, आज के दिन मैं हैप्पी जॉय कर रही हूँ, आज मैं हंसती यहाँ शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ बनावटी शेयरिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ स्क्रिप्टेड शेयरिंग नहीं कर रहा, जो मेरे मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ और मन में वही आता है जो मैं करता हूँ। और फिर जब ऐसा करने के बाद मैं रात को आराम से जब बैठता हूँ अपने समझ के ईश्वर के साथ, मैं एक बातचीत, एक एक रेपट करना शुरू करता हूँ, तो मुझे एक एहसास होता है कि मैं कुछ बता रहा हूँ और वो मुझे कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे ऐसी डायरेक्शन मिलती हैं। यू नो दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेंटेन माई सोसाइटी। यही काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो मैं अपने तक सीमित रह गया। अब मुझे जो मिला है वो मुझे आगे पास ऑन करना है। मेरा 12वां कदम करता है कि ये जो मुझे आध्यात्मिक जागृति इन 11 कदमों के उपरांत हुई है, इनको मुझे अपने जीवन में अपनाना है। मुझे पल पल देखना है कहाँ मेरा कोई डिफेक्ट उभर के आ रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना था मैंने नहीं किया, जो क्या करना चाहिए था जो मैं करूं, ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। नो डाउट कभी फिसलता हूँ, हर रोज जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। हाँ, रही बात पैसा, तो मैं अपनी फाइनेंशियल्स के लिए मुझे ध्यान रखना है, मैंने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कराई है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान से करता हूँ, मैं फालतू खर्चा नहीं करता, मैं पागलों की तरह जहाँ 100 की जरूरत है वहाँ 100 ही लगाता हूँ, जहाँ मुझे स्कूटर चाहिए मैं कार के लिए नहीं भागता, मेरा मोबाइल से काम चल रहा है मैं लैपटॉप के लिए नहीं भागता, मुझे आगे का देखना है। मैं अगर मेरी फैमिली भी स्पेंडथ्रिफ्ट है, वो ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ, भाई मेरे रिसोर्सेज इतने हैं, मैं चद्दर देख के पैर पसारता हूँ, मैं पागलों की तरह अब दिखावा नहीं करती हूँ। दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेंटेन माय सोब्राइटी। ये सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ और मैं हर रोज जब भगवान से रात को जब मैं प्रार्थना करके सोता हूँ तो एक अच्छी नींद आती है यार। आई स्लीप लाइक ए चाइल्ड। तो मैं मटेरियल के पीछे ज्यादा नहीं भागता, जितना मुझे चाहिए उतना, वो 63 पेज पे लिखा है ना, गॉड विल प्रोवाइड मी व्हाट आई नीड, आई हैव टू स्टे क्लोज टू हिम एंड डू हिज वर्क वेल। ये करने की कोशिश करता हूँ, फिर 12वें कदम के रूप में इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाता हूँ। आगे जो मुझे मिला है वो आगे पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो यही बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है। यहाँ कई लोग ये आई एम सॉरी टू से, कई लोग ये कहते हैं ये सुजेस्टिव स्टेप्स हैं, पर बिल डब्ल्यू ने 12/12 में लिखा है कि जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस सदस्य इन 12 कदम को नहीं करता या अपने जीवन में नहीं अपनाता, तो वो अपना डेथ वारंट खुद लिखता है। ही साइंस हिज डेथ वारंट। उसका डेथ वारंट कोई 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 जज नहीं लिख के भेजता, कोई डीसी नहीं लिख के भेजता। जो इन 12 कदमों का अध्ययन नहीं करता वो अपने डेथ वारंट पे खुद साइन करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल डब्ल्यू ने 12/12 में लिखा है। और मुझे पता है कि मैं जब ऐसा नहीं करूंगा तो डेफिनेटली डेथ वारंट मेरा क्या है कि मैं कभी ना कभी शराब की तरफ जाऊंगा, और शराब पीना मतलब अपने जीवन का अंत करना। तो आज की जिंदगी ऐसी है, आज भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज आज भी कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, आज भी रोज अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट आते हैं, आज भी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व नहीं कर पाता, आज भी वाइफ के साथ कुछ कंफ्लिक्ट होते हैं, बच्चे के साथ कंफ्लिक्ट होते हैं, लेकिन आज उनको तूल नहीं देता, उनसे भागता नहीं हूँ, उन पे अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभी टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। कभी कभी मुझसे कुछ गलत निकल भी जाता है, पर उसको रियलाइज करता हूँ, ट्रिपल ए को फॉलो करता हूँ। आई एम अवेयर कि मैंने आज क्या गलत कहा, मैं उसके लिए अवेयर रहता हूँ। उसके बाद मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, इसे मैं ट्रिपल ए फॉर्मूला कहता हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, या मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया, वो मैं आगे से रिपीट ना करूँ। इस तरह से आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय सोब्राइटी। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की देन है कि मुझे सोब्राइटी के मायने पता चले हैं, मुझे सोब्राइटी का असली मकसद है वो पता चला है। मुझे शराब से दूर होना तो एक पहला फल मिला था। उसके बाद पता नहीं, अगर मैं सिगरेट पीता रहता, मैं तंबाकू खाता रहता, तो पता नहीं और किसी बीमारी से मर जाता। ईश्वर ने सब कुछ ले लिया मुझसे, क्योंकि मैं तैयार था। सिर्फ तैयार ही नहीं था, मैंने ईश्वर से कॉपरेट किया। मैं अपना छठा 7वां कदम की कोशिश करता हूँ, जो मेरा डिफेक्ट निकल के आता है उस पर मैं सुबह कहता हूँ कि सपोज खर्चा बहुत हो रहा था, तो मैं रोज कल्पने लग गया था यार खर्चा बहुत हो रहा है, तो मैं आज सुबह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मैं क्रिबिंग ना करूं, आप दे रहे हैं तो ही मैं खर्च पा रहा हूँ, मैं रिएक्शन ना करूं, मैं किसी तरह की रिजेंटमेंट ना पालूं, आज के दिन मैं इन तीनों चीजों का ख्याल रखूं। तो ऐसे छोटे छोटे डिफेक्ट्स जो हैं इनको पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि बड़ा डिफेक्ट था वो शराब वाला, वो सिगरेट वाला, वो छूट गया। अब ये छोटे छोटे कब बड़े बन जाए मुझे नहीं पता, कि कब मेरी सोब्राइटी में बाधा बन जाए मुझे नहीं पता।
तो इनसे राहत पाने के लिए मैं डेली ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज मैं एक डेली वेजर हूँ, एक दिहाड़ीदार हूँ। ऑल वट आई गेट इज अ डेली रिप्रीव फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माई सोब्राइटी। वो मेंटेन तभी हो पाती है जब मेरी आध्यात्मिक दशा ठीक रहती है, उसको ठीक रखने की कोशिश करता हूँ। और यही मेरा मूल मंत्र है, यही मेरा मोडस ऑपरेंडी है, अपनी सोब्राइटी को मेंटेन रखने का। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस।